नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चर्चित उमेश पाल और दो सरकारी गनर की हत्या के मामले में पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में माफिया अहमद से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस को दिए गए बयान में माफिया अतीक अहमद ने कई बड़े खुलासे किए थे, जिसमें अतीक अहमद के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन से उसके संबंधों का खुलासा हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। हजरात 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 बामुलायजा गौर फरमाइए, अतीक अहमद का इंतकाल हो चुका है। ये तस्वीर गुनाहों के खात्मे का ऐलान है। ये तस्वीर माफिया को मिट्टी में मिला देने का सबूत है। ये तस्वीर माफिया के खात्मे की गवाह है। एक तरफ अतीक का बेटा असद की डेड बॉडी है तो दूसरी तरफ अतीक का गुर्गा गुलाम मुर्दा पड़ा है। दोनों के बीच एक बाइक पड़ी है जिससे वो भागने की कोशिश कर रहे थे और असद के हाथ में एक पिस्टल भी है। यह पिस्टल को आम पिस्टल नहीं बल्कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगाई गई पिस्टल है, जिसका खुलासा अतीक की मौत के करीब 6 महीने बाद हो रहा है। अतीक जैसा माफिया कितना खतरनाक था, इसके खुलासे तो अब होने शुरू हुए हैं। जिस अतीक को पुलिस अब तक प्रयागराज में रंगदारी वसूलने वाला और जबरन जमीन पर कब्जा करने वाला समझ रही थी, उस अतीक के पाकिस्तान और लश्कर जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों से संबंध थे। समझिए कि अतीक अहमद का कनेक्शन आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से कैसे जुड़ा। पुलिस की रिमांड कॉपी में अतीक ने खुद ये कहा है, मेरे पास हथियार की कोई कमी नहीं क्योंकि मेरे संबंध पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई से है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब की सीमा में हथियार गिराए जाते हैं, जिनको लोकल कनेक्शन से मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। उन्हें जम्मू कश्मीर और दहशतगढ़ से भी हथियार मिलते हैं। लोकल लोग ये हथियार हमारे लोगों को मुहैया कराते थे। यही के हथियार खालिस्तान में आंदोलन चलाने वालों को भी भेजे जाते हैं। अतीक अहमद के खिलाफ हत्या, अवैध हथियार फिरौती, अपहरण के 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। लेकिन इन सब के बावजूद जब ये अपराधी एक गैंगवार में मारा गया तो भारत में बैठा एक बड़ा हिस्सा दुख मनाने लगा। कई फर्जी पत्रकार, नेता और मुसलमानों पर राजनीति करने वाले लोग अतीक को हीरो बनाने लगे। आपसी गैंगवार को मुसलमानों पर हमला बता दिया और अतीक को मुस्लिम वर्ग का रहनुमा बना दिया। लेकिन अतीक के साथ दफन हो चुके उसके राज अब निकलने लगे हैं। दरअसल उमेश पाल और दो सरकारी गनर की हत्या के मामले में पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस को दिए गए बयान में माफिया अतीक अहमद ने कई बड़े खुलासे किए थे। अतीक अहमद ने पुलिस को बयान दिया था कि उसके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से है। पाकिस्तान से उसके गिरोह को हथियार मिलते हैं। माफिया अतीक अहमद ने उमेश पाल शूटआउट केस में पूरे परिवार के शामिल होने की बात भी कबूली थी। पुलिस द्वारा बयान दर्ज करने के बाद 15 अप्रैल को माफिया अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में कालविन अस्पताल में हत्या कर दी गई थी। 24 फरवरी उमेश पाल हत्याकांड प्रयागराज में अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड के बाद से लगातार सभी की शूटरों की गिरफ्तारी हुई थी। माफिया अतीक अहमद का एक बेटा एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था, जबकि अन्य 3 बेटों की गिरफ्तारी हुई। जबकि इसमें जो चौथे नंबर पर बेटा है अहसन अहमद, वो घटना के वक्त नाबालिग था, जिसको बाल संरक्षण गृह भेजा गया। लेकिन बुधवार को उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई। इस मामले को देखते हुए जो अतीक की बहन है, उसने अहसन अहमद की कस्टडी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। दायर करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो बाल संरक्षण समिति की ओर कर दिया गया और उसमें कहा गया कि बाल संरक्षण समिति इस पर निर्णय लेगी कि आखिर जो अहसन अहमद है उसको परिवार को सुपुर्द करेगी या फिर जेल में शिफ्ट करेगी। क्योंकि अगर इस मामले की बात की जाए कि जिस तरीके से खान सौलत जो अधिवक्ता था उसके द्वारा जो साजिश रची गई थी, उससे जो पूछताछ हुई थी, पूछताछ में उसने अहसन अहमद का नाम भी खोला था, जिसमें उसके द्वारा साफ तौर से कहा गया था कि साजिश में अहसन अहमद भी शामिल रहा है। फिलहाल अब जिस तरीके से जो बात की जाए जो अहसन अहमद की रिहाई को लेकर के, क्या उसको रिहा किया जाएगा या फिर परिवार के सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन अब जो देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर है, बाल संरक्षण समिति आखिर इस मामले को लेकर के क्या कुछ फैसला लेता है। लेकिन जो बालिग होने की बात है, इस मामले को लेकर के अभी तक किसी के द्वारा आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, क्योंकि अब बयान आएगा तो उसके बाद ही कहा जा सकता है कि आखिरकार अहसन अहमद बालिग हो गया है। लेकिन जो उसके दस्तावेजों की बात की जाए या फिर
जो बात की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है उसको लेकर के जो कहा जा रहा है कि ऐज़न अहमद बालिग हो गया है, उसको परिवार के सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन अब सवाल यही बना हुआ है कि ऐज़न अहमद रिहा होगा या फिर जेल में शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक अहमद का चौथा बेटा एज़म बाल संरक्षण गृह में है। घटना के वक्त नाबालिग होने के चलते उसे जेल नहीं भेजा गया था। हालांकि अब खबर है कि एज़म बालिग हो गया है। एज़म अतीक अहमद का चौथे नंबर का बेटा है। एज़म अहमद 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। अब बाल समिति के निर्णय पर अतीक के चौथे बेटी की रिहाई टिकी है। कुछ दिन पहले ही अतीक की बहन शाहीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एज़म की कस्टडी मांगी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बाल कल्याण समिति को निर्णय लेने को कहा था। बता दें कि एज़म अहमद का नाम भी उमेश पाल हत्याकांड में सामने आया था। अतीक के वकील सौलत हनीफ ने खुद अपने बयान में इस बात को कबूल किया था। सभी शूटर और अतीक अशरफ के मोबाइल फोन पर फेस टाइम ऐप के जरिए आईडी बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि एज़म ही था। प्रयागराज पुलिस ने एज़म का नाम भी केस डायरी में शामिल किया था। फिलहाल अब देखना होगा कि बाल संरक्षण गृह से अतीक अहमद के बेटे एज़म को कहां भेजा जाता है, क्योंकि अब वो बालिग हो चुका है तो उसे बाल संरक्षण गृह में कानूनन तो नहीं रखा जा सकता। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो अतीक अहमद का नाबालिग बेटा अब बालिग हो चुका है। अब उसे जेल में भेजा जाएगा या फिर उसे अतीक अहमद के बहन को सौंप दिया जाएगा, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अतीक अहमद अब इस वक्त दुनिया में नहीं है। अतीक अहमद को कॉलविन अस्पताल के बाहर गोलियों से भून दिया गया था, लेकिन पुलिस की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। अतीक अहमद का आईएसआई यानी सीधे तौर पर पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा हुआ, लेकिन तमाम सवाल ऐसे हैं जो अभी भी लोगों के जहन में बरकरार हैं कि एक चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा था जो अशरफ ने कहा था कि मेरे मरने के बाद उस चिट्ठी का खुलासा होगा। वो चिट्ठी खोली जाएगी, तमाम सफेद पोश नेताओं के भी नाम उसमें शुमार थे। उस चिट्ठी को लेकर क्या जानकारी है, इस चार्जशीट में क्या उस चिट्ठी का भी जिक्र किया गया है, इसको लेकर अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। सवाल यह है कि तमाम कई सफेद पोश नेताओं के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब उस पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग गया है। अब चार्जशीट में और क्या कुछ बड़ी बातें होंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।